नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं लाइट म्यूज़िक। और आज क्लास को छुट्टी है, सैटरडे है। आज सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई कि ये जस्ट मैंने मोबाइल हाथ में लिया और देखा कि कमेंट आई हुई है बहुत सारी। तो कमेंट मैंने पढ़ी, कमल गुप्ता जी की कमेंट थी, ठीक है। तो ये कमेंट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। तो अगर ऐसी कोई कमेंट आप सैटरडे के दिन अगर पूछते हैं ना, कमल जी ने ये बड़ा अच्छा दिन चुना आज, तो मैं तुरंत देखो 1 घंटे में यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और इनके सवाल का आंसर दे रहा हूँ। इन्होंने सवाल पूछा कि आप बिल्कुल प्लीज़ सर इसका आंसर दीजिएगा। ऐसा मैं सोचता हूँ कि सभी सवालों के जवाब दूँ, लेकिन क्लास चालू रहती है। तो क्लास होती है, मैं सोचता हूँ जैसे कि आज अगर मंडे होता, क्लास शुरू है, फिर मैं सोचूं कब होगा वो नंबर लगे, उसका डायरेक्ट सैटरडे संडे लगेगा। तब तक 7 दिन में इतना कुछ हो जाता है ना, या तो मैं भूल जाता हूँ या तो फिर वो अगर याद भी रह गया तो काम रुक ही जाता है, तो रुक ही जाता है, तब तक बहुत कुछ नया हो जाता है। इसलिए तो मैंने सोचा समय नहीं गवाते, अभी कभी इनका जवाब दे देते, ठीक है। बस जवाब देने के लिए मैं दोस्तों आया हूँ, क्योंकि ये जवाब बहुत ज़रूरी है और ये इनके लिए नहीं, ये बहुत लोगों के दिमाग में आने वाला सवाल है, इनका जवाब यहाँ पर मिलेगा। तो सवाल क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। कमल गुप्ता जी 1 घंटा पहले इन्होंने क्वेश्चन किया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर देखो तो आप यहाँ पर दिखेगा नहीं, मोबाइल में पूरी स्क्रीन भरी हुई, लेकिन मेरी यू वेंट फॉर वेस्टर्न एंड इंडियन नोट्स बट द डिफरेंस इज़ नॉट क्लियर इन वेस्टर्न म्यूज़िक। इन्होंने कहा कि आपने जो इंडियन म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक जो है, इसका डिफरेंस बराबर बताया नहीं। इन्होंने ऐसा कहा है मुझे, आपने बताया नहीं। उन्होंने कहा वी हैव शार्प्स एंड फ्लैट्स, सिर्फ इतना ही लिखा एक्चुअली, नोट्स इवन सी एंड जी हैव शार्प्स थ्रू इंडियन नोट्स, जी एंड सी आर स्टेबल नोट्स। तो ऐसा कुछ गड़बड़ है थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको क्लियरली आपको मेंशन करूँ। इन्होंने क्या करा, वेस्टर्न और इंडियन का नाम लिया, लेकिन ये बात ये इंडियन म्यूज़िक की कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि आप सर वेस्टर्न और इंडियन म्यूज़िक को बाइफरकेट करे, डिफ़र करे, दोनों को अलग अलग बताने की कोशिश करे। इन्होंने कहा कि आपने ये बराबर पहले के वीडियो में शायद स्केल के या कोई अगर थियोरेटिकल लेसन होगा उस वीडियो में आपने ये बताया नहीं ठीक से, तो इसलिए मैं आ जाऊँ कि इनके एक लाइन टू लाइन के इसका जवाब दूँ। इनका कहना ये है कि म्यूज़िक में जी और सी जो होता है वो स्टेबल नोट्स होती है। जैसे हमने कहा है अचल सुर, ठीक है। तो अचल सुर मतलब सा और प कभी भी कोमल नहीं होते, ठीक है। तो जो नए हैं बिगिनर, उनको तो कुछ सर के ऊपर से जाएगा ज़्यादातर, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ इस सवाल, पहली बात तो सवाल ही बहुत ज़्यादा डिटेल वाला है। तो अगर आप म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप वीडियो नहीं भी देखे तो चलेगा, क्योंकि फिर आपको मैट हो जाएंगे आप सीधी भाषा में कहूँ तो, मेरी अकोला की लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अगर सुनने की क्षमता है तो सुन लीजिए, क्योंकि फ़ायदा तो, क्योंकि ये ज्ञान है। ये ऐसा समझ ले कि एमपीएससी यूपीएससी के वो जो वीडियोस आते हैं ना मोबाइल पर, अनअकैडमी के, बस उस लेवल का वीडियो होने वाला है। बहुत गहरा जाने वाला है ये सवाल, तो जवाब भी गहराई से ही आएगा इसका। तो जो इनका कहना था, सी और जी जो होता है वो स्टेबल नोट्स का है इन्होंने, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है वेस्टर्न म्यूज़िक में। तो हम एक एक चीज़ पर काम करेंगे। पहले इनका सवाल देख लेते ठीक से, ठीक है। और द क्वेश्चन अराइजेज इफ़ यू हैव हिंदी नोटेशन ऑफ अ सॉन्ग एंड वेस्टर्न नोटेशन ऑफ सेम सॉन्ग, द नोट्स आर डिफरेंट। इनका कहना है कि आप अगर यहाँ पर एक सवाल बनता है, ऐसा इन्होंने कहा, सवाल आ जाता है कि हिंदी नोटेशन और हिंदी गाने का नोट्स और उसी गाने का अगर हम वेस्टर्न नोट्स निकालें तो अलग अलग हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो ये होगा कि नहीं होगा ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन हिंदी सॉन्ग नोटेशन आर गिवन दे मेंशन स्केल्स। उनका कहना है कि बॉलीवुड में जब भी कोई गाना बनता है, हिंदी गाने हमारे जो बनते हैं या मराठी गाने भी, जो भी लोकल गाने, पंजाबी गाने, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो वो स्केल भी बताते हैं। जैसे हमारे कोई भी गाने आ रहा है तो वहाँ पर स्केल लिखी होती है कि ये स्केल। तो सर जी स्केल बॉलीवुड वाले नहीं बता रहे, स्केल वो वेबसाइटें बता रही हैं जहाँ से आप देखते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट होती है ना जहाँ पर गाने के पूरे कॉर्ड दिए होते हैं गिटार के या पियानो के, तो वो बताते हैं इस स्केल में ये गाना है। तो वो मेरे जैसे कोई बंदा होता है जिसने वो डिज़ाइन किया है कि बोला कि ये स्केल में है ये गाना, ओरिजिनल स्केल में। और बिल्कुल है भी डेफिनेटली, क्योंकि बॉलीवुड वाले ऐसे कभी आपने देखा टी सीरीज़ पे गाना लॉन्च हो और वहाँ पर बता रहे कि ये स्केल है, ऐसा नहीं होता है। ये स्केल बताने वाले दूसरे लोग हैं जो अपने हिसाब से अपने मन से कोई भी स्केल बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई मीडिया बताए ना आपको, जी न्यूज़, आज तक, एनडीटीवी, एबीपी, तो ये जो है अपने मन मुताबिक किसी चीज़ को, जैसे कोई घटना घटती है तो जो घटना है उस घटना का जो सार है या उस घटना का देखने का जो नज़रिया है वो अपना अपना हर टीवी का अलग होता है।
समझ के, घटना तो सेम होती है, लेकिन कोई बता रहा है कि ये ऐसा ऐसा, कोई बता रहा है कि फलाने की वजह से ये घटना हुई, कोई बता रहा है कि फलाने की वजह से नहीं, ढिमकाने की वजह से हुई। तो ये अपना आईसाइट होता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है। तो वेबसाइटें बताती है पहली बात तो। नंबर 3 इन्होंने कहा, जो सवाल कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर, सिमिलरली, हाँ वही मैं पढ़ के बता रहा हूँ फिर से। व्हेन हिंदी सॉन्ग्स नोटेशन आर गिवन देन मेंशन स्केल, स्केल बताते हैं भाई। तो स्केल वेबसाइट बताती है। व्हाट इज़ दिस स्केल, इट्स वेस्टर्न स्केल और इंडियन स्केल। तो इन्होंने कहा कि ये स्केल कौन सी होती है भाई, कि इंडियन स्केल होती है कि वेस्टर्न, जो वेबसाइट पे बता रही है जैसे कि, तो वो कोई भी स्केल वेस्टर्न ही होती है, इंडिया में स्केल ही नहीं होता पहली बात तो। आई हैव सर्च्ड यूट्यूब बट आई हैव नॉट फाउंड आंसर। अच्छा, उनको नहीं मिला, बहुत सारे वीडियो देखे। काइंडली मेक अ वीडियो ऑन दिस इशू, आई एम नॉट आस्किंग डिफरेंस बिटवीन मेलोडी एंड हारमोनी। अच्छा, मेरा वो वीडियो था मेलोडी एंड हारमोनी का डिफरेंस बताया था, तो उनको वो नहीं चाहिए था। उनका कहना है कि मुझे पता है हारमोनी और मेलोडी के बीच का डिफरेंस क्या है, मुझे ये चाहिए कि इंडियन म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक में डिफरेंस क्या होता है, ये चाहिए इनको। ठीक है, हारमोनी, मेलोडी एंड हारमोनी, बट द वेस्टर्न स्केल, इंडियन स्केल एंड डिफरेंसेस इन नोटेशन ऑफ अ हिंदी सॉन्ग इन इंडियन एंड वेस्टर्न नोटेशन। ठीक है, तो चलिए अब देखो, सबसे पहली बात, स्केल जो होता है ये वर्ड वेस्टर्न म्यूज़िक में होता है। ठीक है, अगर एक बात बताऊँ, पंडित रविशंकर जी जब मिले थे, पंडित रविशंकर जी बहुत बड़े सतार वादक थे। ठीक है, भारत के सबसे बड़े लेजेंडरी सतार वादक। ठीक है, श्री श्री रविशंकर जी की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग वाले, या आप जानते नहीं तो ये लोग हैं पंडित रविशंकर जी। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, सारे के सारे नागरिक सम्मान, इनको सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। तो पंडित रविशंकर जी जब यहूदी मेनन से मिले, तो यहूदी मेनन है दुनिया के सबसे बड़े वायलिनिस्ट, वेस्टर्न म्यूज़िक के वायलिनिस्ट है, बहुत बड़े अमेरिका के। तो उनको मिले थे, तो वो भी चकित रह गए थे। तो उन्होंने पूछा था कि हम जब सही से स्केल करते हैं, यहूदी मेनन ने पूछा स्केल, तो रविशंकर जी बोले नहीं नहीं, यहाँ कोई स्केल नहीं होती है इंडिया में। बोले फिर कैसे संगीत कैसे बनाते हैं, तो राग से बनाते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए, हालांकि देखा जाए तो राग ही स्केल नहीं है, राग अलग चीज़ है, स्केल अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर कोई यूरोपियन बंदा आपका फ्रेंड है या आपको मिलता है, उसको नहीं समझ आएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं जिस संगीत के बारे में, क्योंकि हमारा भी संगीत बहुत श्रेष्ठतम संगीतों में से एक है। और मैं आपको बता दूं कि एक जो बहुत बड़ी परिषद हुई थी, शायद 1962 के करीबन, 1962, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उस बहुत बड़ी इंटरनेशनल जो परिषद हुई थी, समिट हुआ था, उसमें पूरी दुनिया के संगीतकार आए थे, पूरी दुनिया से बड़े बड़े संगीतकार आए थे, सारे राष्ट्रों के, सारे नेशंस के। तो वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि कौन सा संगीत श्रेष्ठ संगीत है, ये डिसाइड होना था। तो सबसे महान संगीत डिसाइड किया गया यूरोपियन म्यूज़िक, मतलब अमेरिकन यूरोपियन एक ही बात है, वेस्टर्न म्यूज़िक दुनिया का सबसे महान म्यूज़िक घोषित किया गया। और दूसरा नंबर पे इंडियन म्यूज़िक को घोषित किया गया। लेकिन वो भी पार्शियलिटी है, क्योंकि जिस तरह की किताबें मैंने बहुत ग्रेजुएशन के टाइम पढ़ी थी, उसमें बहुत उन्होंने कहा था, जो बड़े बड़े लेखक हैं भारत के महान, कि ये एक तरह से पार्शियलिटी हुई थी। वो इसकी वजह से क्योंकि भारत अभी पारतंत्र से बाहर निकला था, स्वतंत्रता मिलके बस 21 साल हुए थे, क्योंकि 47 में तो हमको मिली, और फिर 62 शायद समथिंग जो भी डेट है वह जब परिषद हुई, तो भारत की कोई ज़्यादा हैसियत नहीं थी पूरी दुनिया में, क्योंकि अभी ब्रिटिशों के हम चंगुल से बाहर निकले हैं और तुम क्या बातें कर रहे हो कि हम बहुत श्रेष्ठ संगीत है, जबकि ब्रिटिश हमको नीच समझते थे उस हमारे संगीत को। ऐसी किताबों में क्लियर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि राजे महाराजे रजवाड़े थे, वहाँ पर हमारे दरबार में ये गाने गाते थे। अगर आपने कटियार वगैरह ऐसी मूवीज़ देखी होगी तो, और जिसको घराने हम कहते हैं, बड़े बड़े हम बड़े कानों को हाथ लगा के, और पता नहीं किस लेवल पर लोग, मैंने जो एजुकेशन किया, अगर मेरे गुरुजी जो जितने थे उनको पूछे, बहुत सारे गुरुजन थे, उनको पता था विशाल का नेचर पहले से मेरा निगेटिव नहीं है। मैं हर चीज़ में जो है, आप वीडियो देखते होंगे शादी के बारे में, भिखारियों के बारे में, किसानों के बारे में, मैं मेरा अप्रोच रखता हूँ, और रखना चाहिए। एक अच्छा सिविलियन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आपका विचार होना चाहिए। और संगीत के बारे में भी मेरा ऐसे। एक बार तो मैं आपको फ़नी बात बताऊँ, कॉमेडी एक स्टूडेंट मिला जो किसी और क्लास का था, तो मुझे पूछने लगा ऐसा वैसा। उसके बातों से मुझे लगने लगा वो बहुत बड़ा अहंकारी, और एक पता नहीं उनके अंदर क्या था भावना, मुझे पूछ रहे थे, हल्के में ले रहे थे। और कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए पहली बात तो, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य। मैं कभी किसी को, मैं तो सबके मन से जुड़ाव करता हूँ, सबके मन से प्यारी बात करनी चाहिए, हमेशा मीठी होनी चाहिए आपकी बातें। और अगर वो व्यंग भी है, अगर आप तीखी भी बात करें, तब भी उसमें सही मायने में ज्ञान होना चाहिए, फालतू में फिजूल बकवास नहीं होनी चाहिए। तो उनका एक सवाल था, उन्होंने मुझे पूछा कि सर आपको कौन से जॉनर के गाने पसंद है।
ये आप सुनिए, आपको मज़ा आएगा ये सारी चीज़ें, फिर हम मुद्दे पे भी आएंगे। आपको कौन से जॉनर के गाने पसंद हैं, किस मतलब लहजा होता है गाने के अलग, जैसे जैज़, पॉप है ना, रॉक होता है, इंडियन ये जो क्लासिकल होता है, तो बहुत सारे जॉनर होते हैं। तो मैंने कहा मुझे ऐसा कोई जॉनर वगैरह पसंद नहीं है। मैंने कहा कोई किसी स्पेशल ऐसा टाइप का जॉनर नहीं है एक्चुअली। मैंने कहा कि मुझे तो संगीत ही पसंद नहीं है। तो वो तो बस मतलब उसको शौक ही लग गया, बाप रे। मतलब बोले क्या व्हाट, क्या क्या आपने? मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, मुझे संगीत ऐसा कुछ खास नहीं है, लाइफ का पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती है दुनिया में, तो ये भी एक है। इतना उसमें किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए जीवन में, वही गड़बड़ हो जाती है। आप बड़े बड़े हमने चरित्र पढ़े बहुत महान लोगों में, मैंने तो ज़्यादा ही पढ़ा होगा आपसे, बहुत कुछ पढ़ा है, और मेरे से भी ज़्यादा पढ़े हुए लोग हैं भी बहुत, उनको भी मैंने पढ़ा, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है, YouTube की वजह से गड़बड़ मैं बताता हूँ क्या होता है। गुरु के प्रति जो सम्मान और वो होता है वो सब नष्ट हो चुका है। अगर नष्ट ही हुआ है तो फिर हम सीधी सीधी बात करेंगे उस चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये होना ही था। क्योंकि फेक भी बहुत चलता है, कुछ भी बता रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है। तो जब मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे तो संगीत ही पसंद नहीं, तो वो तो धाराशायी हो गए उसी जगह पर। उनको समझ ही ना कि अरे अब मैं बात ही क्या। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, तो बोले कि सर मतलब कमाल हो गए, बोले आपने नेट सेट कर लिया, बोले म्यूज़िक में MA कर लिया और आप बोल रहे मुझे संगीत पसंद नहीं। बोले मैंने बोला अरे भाई ये करना था, ये तो मुझे इंटरेस्ट है, मैं कर लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस एंगल से वो सवाल कर रहा था उसका जवाब सीधा मुझे वही लगा कि उनके पैरों के नीचे से मैं ज़मीन ही खींच लूँ। जो मेरी एक आदत होती है, मैं उसी तरह से आंसर करता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगा, ज़रा भी संशय हुआ, डाउट हुआ कि सामने वाला जो सवाल कर रहा है वो मेरा उपहास करने के लिए या किसी तरह से खंगालने के लिए कर रहा है, और रिस्पेक्ट से आने वाले सवाल अलग होते हैं। जैसे ये गुप्ता जी का सवाल बड़ा ही, इनका नाम भूल गया मैं, कमल गुप्ता जी, बिल्कुल। तो ये बड़ा ही अच्छा सवाल था। अगर हम मुद्दे पे आए वापस, ठीक है, वो तो एक फ़न के लिए मैंने बताया आपको कि ऐसा सीरियसली हुआ था, ऐसा एक बार मुझे मिले थे। तो यहाँ पर बात आती है घरानों की, और वो जो हम बात कर रहे हैं सारी की सारी भारतीय संगीत की पद्धति में क्या हुआ, क्योंकि भारत को दूसरा स्थान दिया गया दुनिया में। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, मतलब 250 देश है दुनिया में, 250 से ज़्यादा देश है, लेकिन फिर भी भारतीय संगीत 2 नंबर का संगीत है। मतलब चाइनीज़, इंडोनेशियन, जर्मन म्यूज़िक, और चाहे दुनिया का सऊदी अरेबिया का जितनी भी कंट्रीज़ होंगी मिडल ईस्ट की, उनसे भी और सारे संगीतों से सबसे श्रेष्ठ संगीत भारतीय संगीत को बताया गया है। लेकिन किताबों में ये बताया गया कि एक्चुअली हमारा संगीत नंबर 1 का संगीत था, और है और रहेगा। हमारा संगीत सर्वश्रेष्ठ संगीत है। जितनी गहराई भारतीय संगीत में है कि कोई समझ ही ना पाए, इतनी गहराई कि आप एक महान यूरोपियन बहुत बड़े दार्शनिक है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय संगीत की गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर हम आज सोचें कि मानव जो है, अश्मयुगीन मानव आज तक जिस लेवल पर बना है कंप्यूटर और स्मार्टफोन, तो इतना समय लगेगा ही लगेगा। मतलब सोचिए उनका कहने का तरीका क्या है कि इतना समय लगना ज़रूरी ही था, क्योंकि इतना गहरा है भारतीय संगीत, और आप समझ भी नहीं पाएंगे इतना गहरा है, ठीक है। और ये तो अभी की जो रैप और बादशाह, हनी सिंह और ये सब टोनी कक्कर, इन्होंने तो कर ही रहे इसका। ये पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए था एक्चुअली। जैसे मेरा चैनल आप देख के, मैं कभी भी पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा है, मैंने कभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं मेरा काम करता हूँ, बात करता हूँ, चले जाता हूँ, और यही होना चाहिए। मित्र भाव से, शांति से, विनम्रता से अपना काम हमेशा होना चाहिए। एक पूरा व्यापार करके रखा हुआ है। अरे भैया आप अच्छा करोगे, ऑटोमेटिकली ऐड लग रही है यूट्यूब पर, और पैसा तो आएगा, कहा जाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती हर चीज़ का जो है बढ़ा चढ़ा के, या फिर पैसा कमाने के, या फिर वायरल होना चाहिए। मुझे हमेशा स्टूडेंट्स कहते हैं क्लास के, सर आप कभी भी वायरल जो गाने हो रहे हैं वो डालते नहीं। जैसे कि चांद बालिया गाना आया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा करना चाहिए कि कोई भी गाना वायरल। अरे भाई वो ट्रेंडिंग, वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। ये ट्रेंडिंग के पीछे भाग रहे यार आप। ट्रेंडिंग क्या होता है? नाना पाटेकर जी ने वहाँ पिक्चर में बोला क्रांतिवीर में, ये अखबार की वैल्यू बताई उन्होंने। अखबार क्या होता है? अखबार क्या, सुबह लोग बोले वहाँ, अब ऐसे अच्छे वीडियो में बात भी करना अच्छा नहीं, लेकिन नाना पाटेकर जी इतना खतरनाक उसमें बात करी है कि अखबार की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है अखबार। और सीधी बात की तो समोसे खाते लोग दूसरे दिन उसके ऊपर, बासी अखबार पे कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि चलो जाने जाओ, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इतना समझो, संगीत हो, प्यार हो, खाना हो, भगवान हो, धर्म हो, अति नहीं करना चाहिए। वो प्राइवेट चीज़ है। आप अकेले हो, आपने कोई गाना गुनगुना दिया,
वहाँ विष्णु, अल्लाह और जीसस क्राइस्ट, महावीर सभी वहाँ अवतरित हो जाएंगे, सारे भगवान अवतरित हो जाएंगे, जिनको भी आप चाहते हैं, मानते हैं, आप आस्था रखते हैं उनके ऊपर। बस एक श्लोक है, मराठी में है, हमारे गुरुजी ने सिखाए थे कि माझा भक्त गातो जीते जीते, नारदा मी उभा तिथे तिथे। ऐसा विष्णु जी ने कहा है नारद भगवान से। तो नारद जी से कहा कि माझा भक्त गातो जीते जीते, जिथे पण तो गाना म्हणतो वही मैं खड़ा हूँ, माझा भक्त गातो जीते जीते, नारदा मी उभा तिथे तिथे। तो बस और क्या जरूरी है, किसी इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत नहीं, आप गा दो, गंदा गा दो। किसने कहा सुर में गाने के लिए? इंडियन आइडल का कंपटीशन चल रहा है क्या यहाँ पे? घटिया कंपटीशन। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते, संगीत ऐसा नहीं होता है, परफेक्शन ही होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये सब फालतू चीज़ें। ये संगीत होता है हृदय से निकलता है, आपके प्यार से। आप अब उसको अगर आप समझे ना, फिर बाकी के टेक्निकल बातें तो फिर कितनी भी आप उसका कितना भी गुब्बारा कितना बड़ा बनाएंगे, आखिर में हवा निकल ही जाने वाली उसके अंदर की, फूट ही जाएगा वो। ठीक है, तो घरानों के साथ क्या हुआ, फिर हम मुद्दे पे आते हैं जहाँ से हम छूट जा रहे हैं, वो अलग अलग बातें करते हुए। तो भारत में ऐसा हुआ कि इतना महान संगीत था, फिर जैसे जातिवाद और ये धर्म के चक्कर में हमारा संगीत खो गया, और जातिवाद के चक्कर में हमने दलितों को नीचे दबाया, ब्राह्मणों ने सारी सत्ता अपने हाथ में बागडोर ले ली, ब्राह्मणों ने सारा संगीत भी है, जो सारी की सारी विद्या, चाहे वेद हो, चाहे संगीत हो, चाहे जो भी होगी, वेद और संगीत के प्रति की या फिर जितनी भी लेवल के हाई इंटीग्रिटी लेवल की जो विद्या थी, वो सब अपने हाथ में बागडोर रखी उसकी। और ये तो क्लियर इतिहास है, आपको पता है। दलितों को सीखने का अधिकार ही कहा था, नहीं था बिल्कुल, और राजपुत्र सीख पाते थे, और हम उन्हीं महाराजों की यशोगाथा ही गाते चले जाते, फिर चाहे कोई भी महाराजा हो, कितने भी बड़े हो। लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी तो थी नहीं, ये आप जानते हैं, और लोकशाही कहाँ थी? कोई भी सामान्य आदमी का बेटा थोड़ी राजा बन सकता था, राजा का बेटा राजा बन सकता था। इसीलिए सामान्य के जब बने, इसलिए शिवाजी महाराज और इन लोगों के नाम बहुत ज़्यादा इतिहास में दोहराए जाते, क्योंकि ये राजा के बेटे नहीं थे, राजपुत्र नहीं थे, अपने आप सत्ता नहीं मिली इनको, ये नेपोटिज्म नहीं था, इसलिए इनको इतना महान कहा जाता है। तो लेकिन उनके बाद से नेपोटिज्म थोड़ा सा चालू हो गया कि राजा का पुत्र राजा बनेगा, लेकिन वो नहीं संभाल पाए, वो तो होगा ही, वो नहीं संभाल पाएंगे। तो जब ये राजवाड़े चलते थे या जहागीर लोगों के अलग अलग क्या बोलते हैं हम, जनपद थे बहुत पुराने ज़माने में, तब उसके बाद वो गिरता गया, संगीत का स्तर गिरता गया, जबकि हम बहुत हाई लेवल पे थे। जब क्योंकि रोमन सभ्यता तो विकसित भी नहीं हुई थी, आप जानते हैं। रोमन सभ्यता जो है उसके बाद जीसस क्राइस्ट बहुत लेटेस्ट ईरा है, क्योंकि ज़ीरो बोलते हैं हम, ज़ीरो से स्टार्ट थे। लेकिन जबकि गौतम बुद्ध का जन्म ईस्वी सन 500 पूर्व है, मतलब BC में आता है, बिफोर क्राइस्ट 500 है। हाँ ठीक है। तो वर्धमान महावीर जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म वो पहले के हैं, जीसस क्राइस्ट के भी 500 साल पहले के, और जीसस क्राइस्ट के 800 साल बाद मोहम्मद पैगंबर जी ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। ये तो क्लियर इतिहास आप सभी जानते हैं। 800 साल बाद जीसस क्राइस्ट के 800 साल, मतलब गौतम बुद्ध सोचे कितने पहले के, उनसे पहले के, जब उन्होंने अहिंसा और ये सारी बातें बताई। बहुत पुराना धर्म है। हिंदू धर्म तो आप सोचो ही मत, हिंदू धर्म इतना पुराना है। मैं किसी धर्म की ये नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद नास्तिक हूँ, आप जानते हैं, मेरे वीडियोज़ देखते हैं। मैं किसी धर्म को फॉलो नहीं करता हूँ, और किसी मैं मंदिर वो किसी काम की चीज़ें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंदिर बनाने की जगह वहाँ पार्क बना दो, या कोई कॉलेज बना दो बच्चों के सीखने के लिए, और या कोई इंस्टीट्यूशन बनाओ, या गरीबों के लिए कोई संस्थान बनाओ। कोई ज़रूरत नहीं मंदिर बनाए। मंदिर, हिंदू धर्म कोई भी धर्म हो, बोला है कि भगवान हमारे अंदर होते हैं। अगर हर इंसान में है, हर पशु प्राणी में अगर भगवान है, तो तुम उसको वहाँ सड़े हुए दरवाजे के पीछे क्यों ढूंढते, चार दीवारी के अंदर क्यों ढूंढते, गुफा के अंदर लाइन लगा क्यों जाते? अरे जो लाइन में खड़े लोग हैं वही तो अंश है भगवान का, तो उधर जा रहे तुम देखने के लिए। लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे ना, ये मूर्ख लोग हैं, वो वही प्रसाद मिलता फोकट में, वो खाने के लिए जाएंगे वहाँ पर। तो राजे रजवाड़े के टाइम ये सब चलता गया। गौतम बुद्ध तो परेशान हो गए थे हिंदू धर्म से, इसलिए उन्होंने, वो खुद तो हिंदू थे, अब वो छोड़ दिया, हिंदू होकर सिद्धार्थ था उनका नाम, छोड़ दिया। उसके बाद वो, और इसी तरह से फिर वो बागी बन जाते हैं लोग, और फिर उन्होंने छोड़ा। और एक उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं की थी कभी गौतम बुद्ध ने, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ऐसे ऐसे मत करो, मैं नई राह बताता हूँ, उस राह पे चलो। तो उस राह को इन्होंने बौद्धिज़्म बना दिया, तो बुद्धिज़्म में वो चलता गया। अब ये नए धर्म बनते गए, उनके अलग सिद्धांत, वो 30 धाराएं निकली फिर बुद्ध धर्म से, वो 30 धाराएं निकली। एक जन मुझे क्लास में बता रहा था, सर कि बुद्ध धर्म कितना अच्छा है, बोले बाकी मतलब क्या है कि तुम कुछ भी बातें करते, तुम पढ़ाई नहीं करते लोग।
30 धाराएं उसमें से भी निकली। जैसे हमारे हिंदुइज्म में पंथ निकलते हैं ना बहुत सारे अलग 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 अलग, तो वैष्णव है और शैव है, तो उनके भी झगड़े हैं अंदर की। विष्णु को मानने वाले शंकर को नहीं मानते, शंकर को मानने वाले विष्णु। आप शायद सुन के ताजुब हो गए, कमल हसन जी की मूवी है बहुत बड़ी, कि जितना दंगा हिंदू मुसलमान का नहीं होता उससे ज़्यादा दंगा विष्णु को मानने वाले और शंकर जी को मानने वाले में हो जाता था। हजारों लोग लाखों लोग मर जाते थे, प्राचीन समय की बात है ये, वैष्णव और शैव, ठीक है। तो इतिहास पढ़ा करो। और फिर वो क्या हुआ, गौतम बुद्ध को पसंद नहीं आया हिंदू धर्म, उन्होंने उसके ऊपर टीका करी और फिर नई धाराएं, और उसमें बुद्ध मरने के बाद 30 धाराएं उसमें से निकली बहुत सालों के बाद। ओशो और रजनीश ने भी कहा है कि जब तक बौद्ध धर्म मतलब गौतम बुद्ध जिंदा थे तब तक ही बौद्ध धर्म एकदम शुद्ध धर्म था। जैसे ही वो उनकी डेथ हो गई उसके बाद तो गड़बड़ हो गई उसके अंदर, क्योंकि इतने सच्चे और प्योर धर्म को कोई संभाल ही नहीं सकता था, गड़बड़ी होनी थी। और फिर वो उसमें से 30 धाराएं निकली, उसमें से सिर्फ 2 ही धाराएं अच्छी है, वो है एक महायान, एक है हीनयान। तो अब वो एक अलग है, ये है सारी की सारी बातें। हम मेन चीज़ों पे आएंगे कि संगीत जो था वो राजे रजवाड़ों के दरबार में गाने बजाने के लिए रह गया था। जैसे कि तानसेन जी की हम बात करें वो, और इनको श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन आप सोचो कि वो वहाँ पे नौकरी करते थे, ठीक है, और गाने गाते थे। सामान्य लोगों को तो गाने का अधिकार नहीं था, सुनने का भी अधिकार नहीं था, वो उनका अलग ही कुछ चलता था। सच्चा संगीत असली वो तब था नहीं, ठीक है। ध्रुपद धमार का टाइम था। उसके बाद घराने की नींव रखी गई। घराने तो मैं समझता हूँ बहुत ही घटिया चीज़ है, भारत के लिए श्राप माना गया है, घराने श्राप है, आप इसको वरदान मत समझिए। और आजकल टीवी पे न्यूज़ पे मैं देखता हूँ कोई ऐसा इंडियन आइडल या वॉइस या जो भी शोज़ होते हैं उनमें बताते हैं कि ऐसे गानों को हाथ लगाते, बहुत बड़ी जयपुर घराने की गायिका पधार रही है, इन्होंने ऐसा बहुत बड़े आगरा घराने के, बहुत बड़े दिल्ली घराने के, अजराना घराने के। क्या है भाई घराना, क्या होता है? अब मैंने पहले भी बोला है, मैं यहाँ अकोला में रहता हूँ, अगर मैं बहुत बड़ा गायक होता तो अकोला घराना चालू हो जाता, या पाटिल घराना। एक तो मेरा सरनेम होता, जैसे देशपांडे मूवी आई भी मराठी में, देशपांडे घराना। तो अपने ही नाम से घराना, घराना मतलब क्या है कि मेरा घर और मेरे घर में आने वाले सारे स्टूडेंट फिर मेरे नाम से हो जाने जाएंगे कि तुम का कौन से घराने के हो। मैं पाटिल घराने को, क्योंकि मैं पाटिल सर के पास सीखने जाता, विशाल पाटिल जी के पास। या फिर मैं अकोला घराने, क्योंकि मैं अकोला में, लेकिन अकोला में ही 7-8 क्लास है ऑलरेडी। तो ये है कि इस तरह से वो घराने रखे गए। पहले के गाँव होते थे ना, तो एक गाँव में एक होता था टीचर, तो इसलिए वो घराना बन जाता था। और फिर उनकी एक अलग रियाज़ करने की मेथड होती थी, उस हिसाब से वही मेथड से वो रियाज़ करते रहते थे। और फिर कोई पलटे लगा रहा है, कोई आलाप कर रहा है, कोई तान ज़्यादा फास्ट वाली तान चल रही है, कोई पलटे की तान, कोई जबड़े की तान, कोई ऐसा, ये घराने होते थे। अब घराने रखे गए। जब अंग्रेज़ आए उन्होंने देखा छी 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 थू थू थू, साले कीड़े पड़े हुए इनके अंदर, बोगस है बोले संगीत, घटिया, क्योंकि वो तो पियानो लेके आए थे, उसकी जो शुद्धि थी, यहाँ पर पियानो था ही नहीं, तानपुरा और वीणा और ये बांसुरी वगैरह। तो उन्होंने समझा कि ये अच्छा संगीत नहीं है भारतीय संगीत। तो इस समझ से जब वो आए, बाद में हमको स्वतंत्रता मिली और अंग्रेजों ने शुद्ध अक्षरों में, वॉइसरॉय जी ने भी, बहुत सारे जितने भी वॉइसरॉय आए और दूसरे भी लेजेंड्स जितने भी भारत आते थे, उन्होंने शुद्ध अक्षरों में लिख दिया था कि भारतीय संगीत कोई खास संगीत है नहीं, बकवास है एक नंबर का, ठीक है। क्योंकि जातिवाद भी चल रहा था, बाकियों को तो संगीत सीखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहेब आए, उसके बाद आपने देखा फिर क्रांति, फिर सबको अधिकार, फिर आरक्षण, वो सारा हुआ। तो 1000 सालों तक जो दबाया गया और कुछ चुनिंदा लोगों ने संगीत की ठेकेदारी अपने पास में रखी हुई। तो ऐसे संगीत को हम अच्छा संगीत तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी अब बच्चों को इतना गहन अगर अच्छी और बुरी सारी बातें बताएंगे तो बच्चे तो बोलेंगे कि फिर क्या ही, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा ही बताया जाता है, डिटेल में नहीं बताया जाता। कोई हिस्ट्री का टीचर अच्छे से, उनको खुद ही नहीं पता हो तो क्या बताएंगे। मेरी बहुत रुचि है इतिहास में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 25 मिनट की वीडियो में बहुत खच के जानकारी आपके ऊपर ऐसे लोड कर दूँ, क्या अभी वीडियो खत्म होने के बाद 4 दिन तक सोचते रह जाए कि अरे रे रे क्या 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 जानकारी, हमको तो पता ही नहीं था आधे से ज़्यादा बातें। तो वो जो परिषद हुई उसके बाद, जब मैं बता रहा हूँ, उसमें फिर भारतीय संगीत को 2nd नंबर दिया गया। सोचो फिर भी, क्योंकि इतना हाई कैटेगरी था, अगर ये सब नहीं होता था भारत में, अगर भारत सही में सुप्रीम पावर अगर अपने जातिवाद और ये फालतू चीज़ें नहीं करी रहती, तो हम फर्स्ट ही थे कभी भी। भारतीय संगीत सबसे श्रेष्ठ संगीत था। उसके बाद यूरोपियन म्यूजिक नंबर 1 पे बन गया, हमारा 2nd लेवल पर था, इसीलिए हॉलीवुड नंबर 1 पर है और बॉलीवुड नंबर 2 पे है। सीधी सी बात, हमारे यहाँ पे भी बहुत गाने बनते। तो बॉलीवुड का जो एक लेवल है वो समझ लीजिए पूरा वेस्टर्नाइज है, ठीक है। क्लासिकल और वेस्टर्न का फ्यूजन है, मिक्सचर होता है। तो वो स्केल क्या होती है, जब भी ए आर रहमान जी, अजय अतुल जी, शंकर महादेवन जी, जो शंकर एहसान की टीम है, ये जो गाने बनाते हैं जब भी, तो स्केल क्या होती है, क्योंकि वो पियानो पे बना रहे हैं ना गाने। पियानो हमारा इंस्ट्रूमेंट है क्या? नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट, मैंने बोला पेटी तक के हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पहले ठीक कर लो अपनी जो आइडिया है, तुम्हारा जो ज्ञान है उसको ठीक कर लो। हारमोनियम जो होता है, जो क्लासिकल म्यूजिक नहीं है,
ठीक है, पॉटी है वो। हारमोनियम हमारा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, इस तरह के काले और सफ़ेद बटन का स्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे यहाँ पे। हारमोनियम एक वेस्टर्न म्यूज़िक है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है टोटल। और हारमोनिका, उसके बाद पियानो, गिटार, ये सारे इंस्ट्रूमेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। हमारा सिर्फ सतार, सरस्वती वीणा, ब्रह्म वीणा, रुद्र वीणा, तो ये सारी वीणाएँ, नारद, जितने भी वीणाएँ के प्रकार होते थे, और राजस्थानी थोड़े फोक म्यूज़िक होता है, ठीक है, लोक संगीत, उसके अंदर के वाद्य होते हैं, खंजरी होती है, डफली होती है, तबला है, मृदंग है, नाल है, ये सारी चीज़ें हमारे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो और यहाँ पर जब गाना डिज़ाइन होता है बॉलीवुड में, तो गिटार की सिवा, पियानो की सिवा तो होता नहीं, ठीक है। तो स्केल बनाते हैं, मतलब जो एक एटमॉस्फेयर बन रहा है, ई स्केल में बन रहा है कि डी स्केल में बन रहा है कि सी स्केल में बन रहा है, उस हिसाब से वो गाना डिज़ाइन होता है। उसके ऊपर राग भी होता है, कभी कभी मिश्रित राग, 90% तो मिश्रित राग होते हैं आजकल बॉलीवुड में। पहले के थोड़े जब नया नया बॉलीवुड शुरू हुआ था, तो अच्छे गाने हम इसलिए बोलते हैं, जो पुराने गाने वो अच्छे क्यों थे, क्योंकि वो राग बेस्ड ही गाने बनाते थे, तो दिल को अभी भी याद रखे जाते हैं। कभी भी कोई गाना सुनते तो हमारे जहन में डायरेक्ट स्ट्राइक होता है। आजकल के गाने बिल्कुल स्ट्राइक है, रैप तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि रैप तो एक पोइट्री होती है कि जो रप 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 हम बोलते जा रहे हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में जो होता है कि एक पोथी जिसको कहते हैं ना, सत्यनारायण भगवान की हो या किसी भी, जैसे गरुड़ पुराण है, जैसे कोई, तो वो रुचाएँ है, एक तरह से हम उसको पढ़ते जा रहे हैं ना, तो आगे पीछे उदात्त अनुदात्त सुरों में हम उसको आगे पीछे पढ़ते जा रहे हैं, उसको रैप कहेंगे। और पीछे डिकचिक 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 अगर म्यूजिक लगाते तो बन गया रैप। तो महाभारत भी एक तरह का रैप ही है, आप समझो। महाभारत एक इपिक है, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा जो एक लिखित लिटरेचर में आता है इपिक सबसे बड़ा, तो एक कविता है। जो भी आपने देखा पिक्चर में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो साहित्य के रूप में लिखा गया है, वो कविता के रूप में, उसमें राइम्स है, यमक है, रेमक के रूप में इतना बड़ा इतिहास हमने छुपा के रखा है। तो इसीलिए जब सोफेस्किल ने जो पढ़ा था एक बार, दार्शनिक है बहुत बड़े, तो वो रोए थे कि क्या बनाए यार रैप, ये खतरनाक इपिक, इसलिए महाकाव्य कहा गया है, ठीक है। तो उसको अगर हम धुन दे दे कोई, तो एक जैसी धुन बनेगी, है ना। तो इसके बाद स्केल, आप समझ लीजिए, स्केल जो है वो वेस्टर्न म्यूजिक में आता है पूरी तरह से। स्केल माने वो एटमॉस्फेयर, वो एम्बियंस जिसके अंदर वो उस गाने की बनावट हुई है, उसे कहते हैं हम स्केल। एग्जैक्टली स्केल क्या होगी, जैसे कोई भी गाना है, उसका जो पहला सुर होगा, ज़्यादातर पहला सुर होता है वो स्केल होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती है, हमेशा नहीं होती है, कभी कभी दूसरा, तीसरा या पांचवा कोई भी सुर हो सकता है। और जो राग होता है उसमें भी वादी संवादी सुर होते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से हैं। लेकिन राग अलग चीज़ है थोड़ी सी, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा, राग ही वो चीज़ है जो पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकती है स्केल को। राग का मतलब भी वही होता है, एम्बियंस बनाना, एक तरह का एटमॉस्फेयर, कि एक वातावरण बनता है। इस अभी मैं कोई वातावरण नहीं बना के फिर कॉपीराइट हो जाता, मैं कोई बहुत सारे गानों के एग्जांपल दूँ, या आप थोड़ा सा है ना दूर दूर से भी समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ऐसा कर लीजिए आज के दिन। तो एक एम्बियंस बन जाता है। राग सुनिए ना, तो कोई भी राग डाल दीजिए यूट्यूब पर, उसको सुनिए, फिर आपको लगे अरे एक जैसी धुन बन रही है, बिल्कुल एक वातावरण बन जाता है, बहुत ही मीठा वातावरण। तो उसे कहते हैं हम राग, चाहे भूपाली हो, तिलक कामोद हो, यमन हो, है ना, गौड़ मल्लार हो, मियाँ मल्लार हो, तो ये सारे राग होते हैं अलग अलग। और बहुत सारे गाने भी हैं इनके अंदर बॉलीवुड के, बिल्कुल डेफिनेटली, और उनकी स्केल भी है डेफिनेटली। स्केल क्या है, राग क्या है, समझ के अभी थोड़ा सा अलग अलग है। इंडिया में उसको राग कहा जाता है, वेस्टर्न म्यूजिक में उसको स्केल कहा जाता है। स्केल का मतलब होता है एक कोई कॉर्ड या एक कॉम्बिनेशन बटन्स का, जैसे ई कॉर्ड ली है, ठीक है, तो जैसे ई कॉर्ड है तो मतलब कोमल का लिया और कोमल नहीं लिया, तो वो कंटिन्यू आप प्रेस करके रखो तो एक तरह का म्यूजिक बनेगा, एक एम्बियंस ऐसा। जैसे कि तानपुरा चल रहा है, जब तानपुरा मिलता है ना आजकल मोबाइल में, तानपुरा फ्री में मिल जाता है गूगल प्ले स्टोर पर, तो वो तानपुरे की म्यूज़िक चलती रही। जैसे मंदिरों में एक कोई तो भी ऐसा म्यूज़िक चलता रहता है, वो तानपुरे का म्यूज़िक होता है, तो वो उसके ऊपर आपको ऐसा दिल करेगा, ठंडा लगेगा आपको, ऐसा बहुत ही मधुर और अच्छा प्रतीत होगा, तो शांति मिलेगी। अब उनका जो सवाल था उसमें से बहुत सारे जवाब तो मैंने दे दिए। एक जो उनका ये गड़बड़ वाला सवाल था, एक लाइन थी, वो ये थी कि अचल सुर वाली जी और सी, ये जो होते हैं, उन्होंने कहा स्टेबल नोट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है गुप्ता जी। सी और जी स्टेबल इंडिया में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अचल सुर माना गया है सा और प को, क्योंकि सा और प कभी कोमल नहीं होते हैं, तीव्र नहीं होते इसलिए। लेकिन वेस्टर्न म्यूज़िक में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न म्यूज़िक में ई याद रखिएगा, ठीक है, ई जो होता है ये कभी भी फिक्स माना जाता है ज़्यादातर, ठीक है। ई फ्लैट भी हो सकता है, ई शार्प भी, लेकिन नहीं किया जाना चाहिए। एक्चुअली ई को ई रखना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि ई के बाद, ई माने कोमल का होता है, ई के बाद तुरंत एफ आएगा, एफ माने शुद्ध ग,
F माने शुद्ध ग होता है हमारे इंडिया में, क्योंकि हम काले बटन से शुरुआत कर रहे हैं ना, हम सफ़ेद बटन की बात नहीं कर रहे, आप ध्यान दीजिएगा, काले बटन की बात कर रहे हैं। सफ़ेद बटन की अगर आप बात करें तो फिर सी सारे गा मा पा धा नि सा हो जाएगा, लेकिन वो वेस्टर्न CD, EF, G, A, B है। हम कभी भी इंडिया में जो है काड़ी 1 से स्टार्ट करते हैं, तबला काड़ी 1 में लगा होता है, तो सारे जो गायकी है वो काड़ी 1 में हो चलती है। लड़कियां प से गाती हैं और जो लड़के हैं वो सा से गाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर क्लासिकल वाले। और जो बॉलीवुड में है वहाँ पर लड़कियों को भी सा से ही गाना पड़ता है, क्योंकि उनकी भी हाई पिच ही चाहिए स्केल, और लड़कों को भी सा की स्केल चाहिए, मतलब काड़ी 1 जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मतलब C# स्केल बोल रहा हूँ मैं। बांसुरी भी C# की बहुत मिलती है प्रोग्राम के लिए बनी हुई, और नेचुरल्स की भी मिलती है। नेचुरल्स ही मतलब सफ़ेद वाला जो बटन है पहला पियानो का, जिसको हम नी कहेंगे, डॉट वाला नी, लोअर ऑक्टेव का, ठीक है। थोड़ा सा जंबल भी होगा, लेकिन आप फिर से वीडियो देख के समझ सकते हैं। तो वाइट वाला जो बटन होता है नी, सिर्फ नी शुद्ध, लेकिन उसके नीचे डॉट, मतलब सा के पहले वाला बटन, सा के बाद वाला नहीं। तो सा के पहला बटन नी होगा, वो होगा वेस्टर्न म्यूज़िक का सा। और हमारा सा मैं बताता हूँ C#, जबकि पियानो वाले बहुत सारे वीडियो देखते हैं, उनको भी वही गड़बड़ होती है कि सर आपने वेस्टर्न भी सीखा, इंडियन, फिर आप इंडियन से क्यों चालो? क्योंकि इंडियन बड़ा बेहतर है भाई, मैंने बोला है, इंडिया नंबर 1 की सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम। वेस्टर्न म्यूज़िक नहीं है, लेकिन वो पावरफुल कंट्री है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है, लैपटॉप बनाते वो, आईफोन बनाते वो। इसलिए अभी हमारा तो कृषि प्रधान देश है ना बहुत सारा, तो इसीलिए हम थोड़ा पीछे रह गए उनके इसमें। संगीत में बहुत आगे थे, लेकिन बाकी चीज़ों में पीछे रह गए, तो इसलिए फिर हमको वो दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन शायद अगर आप ऐसे इंजीनियर बहुत, लेकिन जैसे नकली इंजीनियर नहीं, अच्छे इंजीनियर और अच्छे डॉक्टर अगर हम बने, और वो भी विदेश में जाके नहीं सेटल हुए, यहाँ पे काम करें, तो इंडिया आगे बढ़ेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो C और G अचल सुर होते हैं भारत में, चूँकि आप उसको C और G बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। C और G उनका स्केल है, उनका नाम है, हम बोलेंगे सा और प, अचल सुर। अब अगर वेस्टर्न म्यूज़िक की बात करें, वेस्टर्न म्यूज़िक में ई होता है, जो मैंने कहा वो अचल सुर होता है, उनका ई को कभी भी फ्लैट और शार्प नहीं करना, कर सकते हैं लेकिन नहीं करना। वेस्टर्न म्यूज़िक की खासियत ही ये है दोस्तों कि हम उनके किसी भी सुर को शार्प और फ्लैट कर सकते हैं। भारत की तरह सिर्फ 4 सुर कोमल नहीं होते हैं, रे ग ध नि। वेस्टर्न म्यूज़िक में हर सुर को आप कोमल कर सकते हैं, 12 के 12 सारे के सुरों को, सा से लेके सा तक पूरा सबको कोमल करो, और सबको आप तीव्र भी कर सकते हो, शार्प भी कर सकते हो। भारत में सिर्फ एक ही सुर शार्प हो सकता है, वो होता है हमारा वाला, जिसको हम इंग्लिश में जी कहेंगे, जो तीव्र है, म तीव्र, जो जी पे आता है, बिल्कुल जी के बटन पर, ठीक है, वो म तीव्र है। तो इतना समझ लीजिए, ई का सुर होता है और बी का सुर, जो मैं बता नहीं रहा बहुत देर से, बी और ई, ये 2 सुर जो होते हैं वो कभी भी शार्प और फ्लैट नहीं करना है आपको वेस्टर्न म्यूज़िक में, तब आपका संगीत परिपूर्ण हो जाएगा। तो वेस्टर्न म्यूज़िक में कोई भी 2 सुर ऐसा पकड़ के चलो, आपको जो मर्जी करे पकड़ के चलो, 2 सुर जिनको आप फ्लैट और शार्प नहीं करना है, तब जाके उनका संगीत बनेगा। हमेशा किसी को भी फ्लैट किसी को भी शार्प नहीं बनाना है, 2 को छोड़ देना है। तो जो दो छोड़ोगे आप, वो अचल सुर रहेंगे, 2 को छोड़ देना है। और रहेगी बात कोमल और तीव्र करने की, तो भारत में भी वही कर रहे हैं, लेकिन वो कभी लोग समझ नहीं पाए। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे म तीव्र है, आप उसको कोमल पर भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल। मुझे क्लास में स्टूडेंट पूछते तो मैं उनको ऐसे नहीं बताता, ये जैसे भारतीय धर्म की तरह हो गया ये ज़बरदस्ती का काम, कि भाई गाय को अगर काटा तो गाय में देवी है और सुअर में नहीं है, ये क्या बात होगी भाई? सुअर में भी वही भगवान बसते हैं, उसमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा तो भगवान का अंश है, और गाय में भी वही है। लेकिन गाय में आपने बोल दिया कि इतने सारे भगवान हैं, करोड़ों भगवान बसते हैं, और आपको दिखने में वो सुअर अच्छा, अरे सुअर वराह अवतार है भाई, विष्णु का अवतार है वराह अवतार। लेकिन है ना, भारतीय लोग अब क्या कहे, इस वजह से ही गड़बड़ है सारी की सारी। वो कभी डिटेल करते नहीं, सवाल करो मत, क्यूरियोसिटी उनमें है नहीं। सवाल करने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते। तो गुप्ता जी का मैं शुक्रिया करूँगा, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को और भी बहुत कुछ जानने को मिला। सिर्फ ये नहीं कि सी क्या है डी क्या है, बाकी की भी। तो इतना समझ लीजिए, बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पर सी और जी वेस्टर्न म्यूज़िक के सुर हैं। तो अगर आप उनके सुरों की बात करेंगे तो फिर आप वेस्टर्न म्यूज़िक समझिए। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सीधा है, हमारा जो राग होता है वो उनका स्केल होता है। स्केल माने एक एम्बियंस होता है, राग माने भी एक एम्बियंस होता है, ठीक है। जैसे राग में 5-6 सुर लिए जाते हैं, वैसे स्केल कोई भी पकड़ के कोई पर्टिकुलर सुर बजा के गाना बजेगा। जैसे टाइटैनिक का गाना है ना, अब मैं गाऊंगा नहीं, तो वो एक एम्बियंस बना। ऐसा नहीं कि पूरी बटन दबा दिए, फिर तो कोई भी बच्चा अगर बजाता था पियानो तो सारे बटन दबा देने से गाना बज जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई पर्टिकुलर बटन दबाने से ही गाना बनता है, और कभी भी दूसरे बटनों को नहीं छूना है, उसको वर्जित किया है।
इसीलिए तो गाना बजता है, इसीलिए तो वो गाना बनेगा, वो धुन बनेगी, वो एटमॉस्फेयर बनेगा। जैसे अवतार मूवी आएंगी, अब अवतार 2 बहुत दुनिया की सबसे बड़ी मूवी माना जा रहा है, तो उसका एक कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक है, उसका एक थीम है, इसीलिए तो थीम बनती है। थीम क्या होता है? एक राग होता है। कोई भी म्यूज़िक अगर कोई बनता है तो उसे हम एक पर्टिकुलर राग में डाल सकते हैं। भाटखंडे जी जो पूना के थे, उन्होंने हमारे लिए 10 थाट बनाए, उस थाटों में से राग निकाले बहुत सारे। एक्चुअली राग पहले से बने हुए थे, रागों को थाट में घुसा दिया, एक क्लासिफिकेशन करा। और वेंकट मक्खी जी जो पंडित वेंकट मक्खी जी साउथ इंडियन थे, उन्होंने 72 थाट बनाए, उन्होंने रागों को 72 थाट में डाल दिया। तो ये अपना अपना एक मेथड होता है। और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी थे, वो साउथ इंडियन थे, उन्होंने भी अपना एक नोटेशन सिस्टम बनाया, ठीक है। तो अलग अलग, अब भारत इतना बड़ा देश है तो इतना तो होना ही मांगता था, ठीक है, एक जैसा तो नहीं हो सकता था क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है। तो ये सारे डिफरेंस हो गए। अब मैं फिर से एक बार देखता हूँ, वैसे तो बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, लेकिन कोई रह गया तो हम देख लेते हैं। वेस्टर्न इंडियन नॉर्थ इंडियन क्या कहा, कुछ रह गया तो देखते हैं। डिफरेंस इज़ नॉट, अभी क्लियर हो गया, डिफरेंस समझ गया वेस्टर्न म्यूज़िक का, इंडियन क्लासिकल का। इंडियन म्यूज़िक सी शार्प से चालू करता हूँ मैं और कोई भी बड़ा संगीतकार, क्योंकि सी शार्प मतलब काड़ी 1, पियानो का काला बटन, सा रे ग म ग नीचे जाता है, म प ध नी नीचे जाता है और सा, इस तरह से हम बजाते। ऐसे नहीं बजाते, ये मुंबई में पूना में ऐसे सिखाते हैं, दिल्ली में वाइट बटन, सारे ग म प ध नि सा नी ध। कभी भी देखना मेरे क्लास के बच्चे उनसे ज़्यादा बेटर पियानो बजा रहे हैं, वो भी 1 महीने के अंदर। जिस बच्चे ने ज़िंदगी में कभी पियानो का हाथ नहीं लगाया, वो बच्चा मेरे क्लास में मुश्किल से मुश्किल गाने बजा रहा है। क्योंकि इंडियन क्लासिकल, मैंने पहले भी बोला, सबसे ईजी मेथड है, दुनिया की सबसे खतरनाक, जापानीज से भी, यूरोपियन म्यूज़िक से भी और चाइनीज़ से भी और कोई भी यूएसए की सारी सिस्टम से सबसे बेहतर है, सबसे पुरानी है यार। कितना हज़ारों साल का इतिहास है हमारा इतना। जब हम सब कुछ समझ के हम नाले में गिर चुके थे, जातिवाद हमारे यहाँ पे पनपने लगा, तब बाकी दुनिया की कंट्री का जन्म हुआ था। तब वहाँ पे तो जंगल थे, तब लैंड थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तब लोग रहना चालू हुए, तब लोग सुसंस्कृत होना चालू हुए। तो यहाँ पर आप समझ गए, फ़र्क समझ गए दोनों म्यूज़िक का, वेस्टर्न म्यूज़िक का और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का, ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन एज ए हैव हिंदी नोटेशन ऑफ सेम सॉन्ग, वेस्टर्न नोटेशन सेम सॉन्ग, नोट्स आर डिफरेंट। समझ गए डिफरेंट क्यों होता है? हिंदी गाने का जब मैं सारे गाँव बदनी से नोट बनाऊँ और इंग्लिश में बनाऊँ तो डिफरेंट तो होगा ही, क्योंकि वही फ़र्क, वही गड़बड़ होगी। सी शार्प से चालू कर रहा हूँ इसीलिए गड़बड़ होती है, ठीक है। फिर उसको क्या करना, कभी भी पियानो में ट्रांसपोज का बटन होता है, देखो फंक्शन में, एक स्केल में जब भी कोई इंग्लिश या हिंदी जैसे भी कोई गाना ओरिजिनल स्केल पर बजा रहा हूँ तो एक स्केल में पीछे लेता हूँ, -1 करना है। -1 करने से वो गाना एकदम सही है, आप बजाओ आपके हिसाब से, गाना बराबर ही बजेगा। तो किसी ले दिया? कंपनी को पता नहीं, कंपनी पागल है, काय को दिया ट्रांसपोज का बटन, उनको पता है। आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करो चीज़ों को, ठीक है। गिटार में केपो किस लिए होता है? केपो ट्रांसपोज करो, चीज़ों को ट्रांसपोज करो, आपके हिसाब से करो। और ज़रूरी क्या है, मेरा गला कैसा काम करेगा मैं डिसाइड करूँगा ना। लोग, अरिजीत सिंह ने, अरे भाई वो लेजेंड है, अपने हिसाब से गाया। रूप कुमार राठौड़ जी ने अपने हिसाब से गाया। और हरिहरन जी, तो हरिहरन जी का गाना मुझे पसंद है, मैं उनकी आवाज़ में गा सकता हूँ क्या? नहीं गाऊंगा ना। शंकर महादेवन जी का मेरी आवाज़ में गाऊंगा क्या? या मेरे क्लास का स्टूडेंट गाएगा, अभी तो सीख रहा है, लेकिन उसे वो गाना तो पसंद है, वो प्यार करता है गाने से, वो जान झोंक रहा है वो शंकर महादेवन जी के लिए, तो वो गाना, लेकिन वो शुरुआत तो करेगा, तो उसको मैं उसकी स्केल में गाना दूंगा, तो स्केल बदल दूंगा। अब वो गाना ओरिजिनल ई स्केल में, मतलब बहुत हाई पिच है, तो मैं उसको नीचे नीचे डी पे लाऊंगा, डी के भी नीचे लाऊंगा, सी पे लाऊंगा, जितना भी नीचे बी स्केल पे ला दूंगा, मतलब 4 स्केल नीचे। फिर वो शुरुआत करेगा, 4-5 महीने के बाद वो उनकी स्केल की तरह गाने की कोशिश करना चालू करेगा, समझ रहे हो? तो ये इसलिए वो गाने अपनी अपनी जगह पे हिल जाएंगे, लेकिन गाना गाना ही होगा, उसकी जो धुन है वो एक जैसी रहेगी, ठीक है। जैसे कोई भी गाना होता है, जैसे अब मैं छोटा सा गाना भी अगर, लेकिन मैं गाना इसलिए नहीं बोलता, फिर वो कॉपीराइट वही प्रॉब्लम आती है, इसलिए गाना नहीं बोलता, ठीक है। ठीक है, ये भी आपका सवाल का जवाब मिल गया आपको कि क्यों हमेशा इंग्लिश नोटेशन जो है वेस्टर्न और इंडियन अलग अलग होता है। एक सुर से अलग होता है, बस एक सुर आगे पीछे होता है, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे कि वैसे उठा के पीछे या आगे रखा होता है, ठीक है। मैंने रखा होता है वो, कोई क्लास वाले वाइट नोट्स बजाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। ठीक है, स्केल आप सभी अभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो ये क्लोज करते हैं। कभी कोई सवाल है इस तरह का डिफ़िकल्ट तो ज़रूर पूछिए, मैं आपके लिए सदैव यहाँ पर तत्पर हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।